हेलो फ्रेंड्स, कैसा हो सब लोग। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के अंदर बात करी जाएगी आपके मैथ्स की पेडागोजी के बारे में। देखिए, मैथ्स पेडागोजी के बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आज की वीडियो के अंदर आपको कराए जाएंगे। मैंने बड़े सेलेक्टेड क्वेश्चन आज की वीडियो के अंदर आपको लिए, जो बेसिकली आपके एग्जाम के अंदर आपके रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, तो बहुत सेलेक्टेड क्वेश्चन आंसर आज की वीडियो के अंदर लिए मैंने। ये संपूर्ण नहीं है आज की वीडियो के अंदर, ये गलती से मिसप्रिंट हो गया। आज की वीडियो के अंदर मैंने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर लिए, जो बड़े सेलेक्टेड क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपके बार बार रिपीट होते हैं। अगर आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आंसर को देखोगे, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को जब आप लोग सोल्व करोगे, तो देखोगे ये क्वेश्चन आपके बार बार रिपीट हो रहे हैं, क्योंकि मैंने बताया हुआ आपके एग्जाम तक आपकी क्लास चलने वाली है, और उसके बाद फिर आपकी मैराथन वगैरह चलेगी। और वीडियो को लाइक एंड शेयर बिना कहे आप लोग कर दिया करो। चलते हैं, बड़ा सदाबहार क्वेश्चन आपका मैथ्स का। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है वैन हिले साहब। वैन हिले की जो थ्योरी है, जो आपकी ज्योमेट्रिकल थिंकिंग की जो इन्होंने थ्योरी दी थी, तो वैन हिले आपकी हर शिफ्ट के अंदर एक नंबर का आपको जरूर पूछा गया था। ठीक है, तो आपकी कोई भी शिफ्ट होगी, मुझे नहीं लगता कोई शिफ्ट में ना पूछा गया, तो वैन हिले की थ्योरी से क्वेश्चन आपकी शिफ्ट में जरूर पूछा जाएगा। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया वैन हिले से जुड़ा हुआ, जो सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया है। ठीक है, नोट्स लेने के बाद बुक की जरूरत तो नहीं है, बिल्कुल जरूरत नहीं है भाई। नोट्स लेने के बाद आपको कुछ लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कई बार मैं बोल चुका हूं, दोबारा बोल दिया। तो चलिए, सामने क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया कि वैन हिले के सिद्धांत के अनुसार, कौन सा सिद्धांत दिया था वैन हिले ने? ज्यामितीय चिंतन का सिद्धांत, यानी कि आपका ज्योमेट्रिकल थिंकिंग जो आपका प्रिंसिपल दिया था। इस सिद्धांत के अंदर जो वैन हिले ने क्या बताई थी कि जो बच्चा होता है वो ज्योमेट्री को किस प्रकार सीखता है। जैसा आप लोग हो गए या मैं हो गया, तो हमने ज्योमेट्री को किस प्रकार सीखा है। ऐसा तो है नहीं ज्योमेट्री को एकदम जाके सीख लिया, तो ज्योमेट्री को हमने स्टेप बाय स्टेप सीखा है। भाई, सबसे पहले हमने ज्योमेट्री के जो शेप्स होती है उनके बारे में हमने उनको देखा, उनके बारे में समझा, उनके नामों के बारे में समझा, फिर हमने उनके फॉर्मूले के बारे में समझा, फिर हमने धीरे धीरे करके उनके बारे में हम निपुण होते चले गए। तो ज्योमेट्री ऐसे तो नहीं है एक ही बारी में हमको समझ में आ गई, तो ज्योमेट्री के बारे में हमने स्टेप बाय स्टेप सीखा। तो उसी चीज के बारे में वैन हिले ने बताया था कि जो बच्चा ज्योमेट्री को जिस प्रकार से सीखता है, तो उसी के ऊपर इन्होंने एक अपना सिद्धांत दिया था, जिस सिद्धांत का नाम था इनका ज्योमेट्रिकल थिंकिंग, यानी कि ज्यामितीय चिंतन का आपका सिद्धांत था। आपके सीटेट के एग्जाम में सिंपल क्वेश्चन यही उठकर आ गया कि बताइए किस मनोवैज्ञानिक ने आपका सिद्धांत दिया था, ज्यामितीय चिंतन का सिद्धांत? वो दिया था आपका वैन हिले साहब ने। ठीक है, तो ये पूछा है कि इनके सिद्धांत के अनुसार ज्यामितीय चिंतन के बारे में सही कथनों का चयन करना है। तो देखिए, जो ज्यामितीय चिंतन का इन्होंने सिद्धांत दिया था, तो इसमें इन्होंने 5 स्टेज बताई थी। ठीक है, कितनी स्टेज बताई थी? 5 स्टेज। अब देखो, मेरी बात ध्यान से सुनना, यहां पर कंफ्यूजन होती है। स्टेज इन्होंने बताई थी 5, लेकिन जो 5 स्टेज बताई थी उसमें लेवल बताए थे 4। बताओ क्यों? क्योंकि लेवल स्टार्टिंग करी थी उन्होंने 0 से स्टार्ट करी थी। भाई, 5 तो स्टेज हो गई, 1 2 3 4 5, बट लेवल शुरुआत करी थी 0 से, तो 0 1 2 3 4। तो कंफ्यूज मत होना, स्टेज तो होती है 5, बट लेवल होता है 0 से शुरुआत, तो लेवल हो जाएंगे 0 1 2 3 4, तो लेवल होते हैं 4, 0 से लेकर आपके 4 तक। ठीक है, अब जो इन्होंने 5 स्टेज बताई थी, उसमें जो आपकी पहली स्टेज बताई थी, जिसका नाम था आपका विजुअलाइजेशन। ठीक है, जिसका नाम था आपका पहला विजुअलाइजेशन, यानी कि जिसको कहा जाता है आपका चाक्षुषीकरण, यानी कि दृश्यकरण जिसको कहा जाता है। जिसमें बच्चा क्या होता है, जो ज्योमेट्रिकल जो शेप्स होती है, ठीक है, जो चीजें होती है, उनको देखकर उनके बारे में जानता है। ठीक है, या उनका क्लासिफिकेशन करता है उनके बारे में देखकर। जैसे बच्चे ने कोई भी शेप्स देखी, मान लीजिए बच्चे ने गोल कुछ शेप्स देख ली, तो बच्चा क्या कहेगा कि तो रोटी है। ठीक है, तो बच्चा सिर्फ देखकर करता है, नाम इसका क्या है? विजुअलाइजेशन, कि देखकर उनका क्लासिफिकेशन करता है। इस स्टेज के अंदर आपकी जो पहली स्टेज होती है आपकी विजुअलाइजेशन। दूसरी जो आपकी स्टेज होती है वो होती है आपकी एनालिसिस। कौन सी होती है? एनालिसिस। यहां पर जो बच्चा होता है, जो ज्योमेट्रिकल शेप्स होती है उनका एनालिसिस करता है उनके गुणों के आधार पर। ठीक है, उनका एनालिसिस करता है। ठीक है, अच्छा ये रोटी है तो ये तो सर्कल जैसी दिख रही है, ये आपकी रेक्टेंगल है, ये तो आपका बिस्कुट जैसा दिख रहा है, तो यहां पर एनालिसिस करता है। तीसरी होती है आपकी इनफॉर्मल होती है। ठीक है, तीसरी होती है आपकी इनफॉर्मल होती है, जिसको आपका रिलेशनशिप के नाम से भी जाना जाता है, जिसको आपका रिलेशनशिप के नाम से भी जाना जाता है। जिसमें बच्चा क्या काम करता है, जो ज्योमेट्रिकल शेप्स होती है उनके बीच में रिलेशन बनाना शुरू कर देता है उनके गुणों के आधार पर। ठीक है, ये आपकी तीसरी आपकी स्टेज होती है। बेसिकली प्राइमरी में जो आपकी जो बच्चा होता है वो ज्यादातर इन स्टेज के अंदर होता है आपका, जो शुरुआत की जो आपकी 3 स्टेज होती है। ठीक है, तो यहां पर बच्चा रहता है।
जो चौथी आपकी स्टेज होती है वो होती है आपकी फॉर्मल स्टेज होती है, या जिसको आप लोग डिडक्शन के नाम से भी आप लोग जान सकते हो। कौन सी? आप लोग डिडक्शन के नाम से जान सकते हो। उसके बाद पांचवी स्टेज हो जाती है आपकी रिगर हो जाती है, जिसको दृढ़ता भी कह देते हैं, या फिर एक और नया नाम है जिसका नाम है आपका एक्जियम। तो ये 5 स्टेज है जो आपके वैन हिले साहब ने बताई थी, जिसमें बच्चा ज्योमेट्री को जिस प्रकार से सीखता है उसका वर्णन इनके बारे में दिया हुआ है। तो बेसिकली क्वेश्चन हमसे ये नहीं पूछा कि किस स्टेज के अंदर बच्चा क्लासिफिकेशन करता है, प्रॉपर्टीज के बारे में रिलेशन बताता है, ये क्वेश्चन हमसे नहीं पूछा। क्वेश्चन हमसे देखिए यहां पर क्या पूछा है कि पहला ऑप्शन दिया है विजुअलाइजेशन इज द मोस्ट बेसिक लेवल, कि विजुअलाइजेशन जो होता है, चाक्षुषीकरण होता है, वो मोस्ट बेसिक लेवल होता है। बिल्कुल सही बात है भाई, सबसे पहला बेसिक लेवल कौन सा होता है? विजुअलाइजेशन होता है, जो होता है आपका 0 लेवल होता है। ठीक है, मैंने क्या बताया? लेवल होते हैं आपके 4 और स्टेज होती है आपकी 5। तो सबसे पहला लेवल कौन सा होता है? विजुअलाइजेशन, यानी पहला ऑप्शन तो आपका सही हो गया। अगला देखते हैं, अगला इसने दिया हुआ है कि जो डिडक्शन लेवल है कम्स बिफोर एनालिसिस लेवल, कि डिडक्शन लेवल एनालिसिस लेवल से पहले आ जाता है। भाई देखो, एनालिसिस लेवल दूसरे नंबर पर है और डिडक्शन लेवल कहां पर है? उसके चौथे नंबर पर है। तो डिडक्शन लेवल तो एनालिसिस लेवल के बाद आ रहा है, इसने कहा है ऑप्शन के अंदर ये इससे पहले आ जाता है। तो ये क्या हो गया? ये तो इसका गलत हो गया ऑप्शन। ठीक है, उल्टा दे दिया इसने। अगला है रिलेशनशिप्स जो लेवल है कम्स आफ्टर एनालिसिस लेवल, तो रिलेशनशिप लेवल एनालिसिस लेवल के बाद आता है। ये रहा आपका एनालिसिस लेवल और ये रहा आपका रिलेशनशिप लेवल। तो ये बात बिल्कुल सही गई है कि एनालिसिस लेवल के बाद आपका रिलेशनशिप लेवल आता है, जब बच्चा वस्तु के बीच रिलेशन बनाता है, संबंध बनाता है उनकी प्रॉपर्टीज के आधार पर। ठीक है, तो तीसरा इसने भाई साहब ने बिल्कुल यहां पर सही बता दिया। ठीक, तो गलत कौन सा बताया था? बी इसने गलत बताया था। पहला और तीसरा आंसर यहां पर आपका सही हो जाएगा। अब देखिए, वैन हिले की थ्योरी मैंने नोट्स में भी डाली हुई है, मैंने अपने यूट्यूब पर इसके ऊपर वीडियो भी बनाई हुई है। यहां से क्वेश्चन आपका या तो इस तरीके से पूछ लेगा, यहां पर क्वेश्चन आपकी यहां पर इनकी जो स्टेजेस है वो पूछ लेगा, या यहां पर एक क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा कि एक बच्चे ने समोसा देखा, एक बच्चे ने बिस्कुट वगैरह देखा, और यहां पर वो प्रॉपर्टीज के आधार पर क्लासिफिकेशन कर रहा है। ठीक है, या इस तरीके से कुछ भी घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ लेगा, और यहां पर स्टेजेस का आपको पूछ लेगा। तो आप लोग प्लीज मेरे कहने से उस वीडियो को देख लेना जो मैंने यूट्यूब पर डालकर बनाई हुई है, उसमें डिटेल में इसके बारे में दिया हुआ है। तो आपको वैन हिले की पूरी थ्योरी समझ में आ जाएगी। अगर मैं इसको पूरा बनाने बैठूंगा तो पूरा आधा घंटा इसके ऊपर चला जाएगा। आई होप मेरी बात समझोगे। जो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूं, मैं क्वेश्चन के साथ साथ थोड़ा आपको एक्सप्लेनेशन बताता जा रहा हूं, और साथ के साथ ये बताता जा रहा हूं कि इसके बारे में आपको डिटेल में पूरा जरूर पढ़ना है। ठीक है, मेरी बात समझ गए आप लोग? तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए और सी आंसर आपका सही हो जाएगा। क्या है? सेकंड आंसर आपका सही हो जाएगा। चलिए, इस थ्योरी को आपको जरूर पढ़ना है क्योंकि आपका जरूर आनी है एग्जाम के अंदर। अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा गणित की प्रकृति, यानी जो मैथ्स का जो नेचर होता है उसके बारे में सही नहीं है। अब देखिए, पढ़ते हैं मैथ्स का जो नेचर होता है वो किस प्रकार का होता है, गणित की प्रकृति किस प्रकार की होती है, उसके बारे में एक बार नजर डाल लेते हैं। देखिए, गणित जो होता है उसकी जो संकल्पनाएं होती है वो पदानुक्रम के अनुसार होनी चाहिए, यानी कि एक अरेंज होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है भाई। अगर जब हम मैथ्स सीखते हैं, गणित को सीखते हैं, तो एक अरेंज में सीखते हैं ना, एक पदानुक्रम के अनुसार सीखते हैं। भाई सबसे पहले हम क्या सीखते हैं मैथ्स के अंदर? पहले हम नंबर्स के बारे में सीखेंगे, तभी तो हम लोग जोड़ घटा गुणा भाग सीखेंगे। जब हमें नंबर्स के बारे में ही नहीं पता होगा, जोड़ घटा गुणा भाग कहां सीख लेंगे? अगर हमें बहुत बड़ा एक कैलकुलेशन दे दिया जाए जिसमें जोड़ घटा गुणा भाग सब करनी है, तो सबसे पहले हमें बोर्ड मास का रूल पता होना चाहिए, तब हम उसको सोल्व करेंगे। तो मैथ्स के अंदर एक अरेंज ऑर्डर के अंदर सीखना जरूरी है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चीजें सीखी जाती है। जब हम जोड़ सीखेंगे 2 नंबर का सीखेंगे, उसके बाद 4 नंबर सीखेंगे, 8 नंबर सीखेंगे। ठीक है, तो एक पदानुक्रम के अनुसार सीखा जाता है। जो मैथ्स के अंदर कंसेप्ट होते हैं, संकल्पनाएं होती है, तो ये मैथ्स का क्या होता है? नेचर होता है, प्रकृति होती है। पहला ऑप्शन इसके अंदर आपका सही हो गया। अगला दिया हुआ है जो गणित होता है वो आगमनिक विवेचन होता है। बिल्कुल गलत बात है। मैथ्स जो होता है इंडक्टिव रीजनिंग नहीं होता। मैथ्स क्या कैसा होता है? मैथ्स होता है आपका डिडक्टिव रीजनिंग होता है। कैसा होता है? मैथ्स आपका डिडक्टिव रीजनिंग होता है। देखिए, इंडक्टिव रीजनिंग में होता है जब कोई चीज आपके उदाहरणों के ऊपर, जब कोई चीज आपके उदाहरणों से नियम की ओर चलती है या फिर उदाहरणों के ऊपर आपके तर्क पर आधारित होती है। लेकिन मैथ्स के ऊपर तो सेम अपोजिट होता है। मैथ्स में सबसे पहले हम बच्चों को नियम बताते हैं, फिर उसके बाद हम उसको उदाहरण की ओर लेकर चलते हैं। अगर मैथ्स में हमको कंसेप्ट नहीं पता, फॉर्मूले नहीं पता, तो हम कहां से बच्चों को उदाहरण दे देंगे? तो सबसे पहले हमें नियम पता होनी चाहिए, रूल्स पता होनी चाहिए, उसके बाद एग्जाम्पल देंगे।
तो इसलिए मैथ्स की जो प्रकृति होती है वो आपकी इंडक्टिव नहीं होती, वो आपकी डिडक्टिव होती है, जो आपके रूल से, आपके नियमों से, आपके उदाहरण की ओर चलती है। तो इसने यहां पर आगमन जो दे दिया, इंडक्टिव दे दिया, वो गलत दे दिया। यहां पर आपको इसको डिडक्टिव देना चाहिए था, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। आगे और पढ़िए, मैथ्स का जो नेचर दिया हुआ है। गणितीय संकल्पनाएं, जो गणित के अंदर जो कंसेप्ट बनते हैं, उनकी प्रकृति अमूर्त होती है। बिल्कुल सही बात है। गणित का नेचर कैसा होता है? अमूर्त होता है। अगर मैं आपसे क्यों बताऊं 75 प्लस 78 कितने होते हैं, तो आप लोग जो माइंड के अंदर जो कंसेप्ट बना रहे हो, जो सोच रहे हो, वो कैसे सोच रहे हो? अमूर्त सोच रहे हो, ठीक है। तो गणित का जो नेचर होता है वो अमूर्त होता है। मूर्त भी होता है लेकिन अमूर्त भी होता है। और सबसे ज्यादा आपको जितने कंसेप्ट आपको देखने को मिलेंगे वो आपको अमूर्त संकल्पनाओं के अंदर आपको देखने को मिलते हैं। अगला पॉइंट देखने को आपको मिलेगा कि गणित का अपना चिन्ह होता है। देख लीजिए आप लोग, जोड़ करोगे, घटा करोगे, गुणा, भाग, फ्रैक्शन, कुछ भी करोगे, हर किसी का अपना एक साइन मिलेगा, अपना एक चिन्ह देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके अलावा गणित के अपने शब्द मिलते हैं। एक चीज इसके अंदर और इंक्लूड है जो आपके सीटेट के एग्जाम में पूछी गई थी, गणित की अपनी एक भाषा भी होती है। और जिसके साथ साथ गणित के अंदर क्या होती है, गणित की जो प्रकृति होती है वो होती है आपकी तार्किक होती है, यानी कि आपकी लॉजिकल होती है, जिसमें बच्चा क्या काम करता है? अपना तर्क करता है, अपने तार्किक चिंतन का यूज करता है। ये भी क्या होती है? आपकी गणित की आपकी प्रकृति होती है, ठीक है। तो ये सभी क्या होता है? ये आपकी गणित की प्रकृति के बारे में आपकी सारी चीजें थी जो इस क्वेश्चन के माध्यम से मैंने आपको बताई। बस ये ऑप्शन यहां पर आपका गलत था, ये इंडक्टिव की जगह डिडक्टिव हो जाता तो ये भी आपकी गणित की प्रकृति हो जाती, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। तो आंसर आपका यही सही हो जाएगा, गलत का भाई आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया। देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनना। क्वेश्चन आपका एनसीएफ 2005 से लिया हुआ है। एनसीएफ 2005 के क्वेश्चन मैंने सिर्फ एक लिया है। एनसीएफ 2005 से क्वेश्चन ऐसा हो ही नहीं सकता आपके एग्जाम में ना आए। भर भर के क्वेश्चन आपके एग्जाम में एनसीएफ 2005 से लिए हुए हैं। अब इसको मैंने क्वेश्चन को इसलिए लिया है क्योंकि मैंने आपके संपूर्ण मैथ्स की एनसीईआरटी के ऊपर एक वीडियो बनाई हुई है और उसके ऊपर एनसीईआरटी के जो टॉप सेलेक्टेड क्वेश्चन है उसके अंदर उनको डाला हुआ है। या तो आप लोग उस वीडियो को जाकर देख लीजिए, वरना सबसे बढ़िया एक काम करो, जो आपको नोट्स दे रखे उसके अंदर सारे क्वेश्चन है एनसीईआरटी के, उनको जाके देख लो, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन है, अगर मैं सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन ले लेता तो 1 घंटे की क्लास इसी के ऊपर हो जाती, क्योंकि एनसीईआरटी ने मैथ्स के बारे में बहुत सारी चीजें कही हुई है, ठीक है। तो एनसीईआरटी के बारे में आपको जरूर पढ़ना है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आपको देखने को मिलेगा। जैसे पहला क्वेश्चन आपको देखने को मिला था, फिर दूसरा क्वेश्चन आपको मैथ्स का नेचर देखने को मिला था, एक क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी 2005 से भी आपको देखने को मिलेगा। इसलिए मैंने कहा ये क्वेश्चन आपको आज मैं ऐसे करा रहा हूं जो आपके बार बार आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। जैसे एनसीईआरटी से आपको क्या क्वेश्चन देखने को मिल रहा है कि एनसीईआरटी 2005 फोर्स देता है, बल देता है किस पर, कि जो स्कूल गणित की जो गतिविधियां है, जो स्कूल के अंदर मैथ्स से रिलेटेड जो गतिविधियां होती है वो कैसी होती है, आधारित हो कैसी, यह विद्यार्थियों को आजीविका कमाने, मैंने क्या बताया था, जहां पर बच्चों को रोजगार की बात आ जाए, आजीविका कमाने की बात आ जाए, व्यवसायिक शिक्षा देने की बात आ जाए, ये कैसे ऑप्शन होते हैं, आपके वर्ड होते हैं, ये आपके नेगेटिव वर्ड होते हैं, आगे तो पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। यह विद्यार्थियों को गणित में अर्थपूर्ण समस्याओं को हल करने, सुलझाने के लिए प्रोत्साहित करता है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। आगे देखते हैं, गणित में अमूर्त संकल्पनाओं को समझने के लिए यह मूर्त अनुभव उपलब्ध कराता है, बिल्कुल सही बात है भाई। गणित में अगर अमूर्त संकल्पनाएं समझनी है, हमने कहा बेटा 2 + 2 कितने होते हैं, ठीक है, तो अमूर्त संकल्पनाएं बन गई, तो उसके लिए मूर्त अनुभव उपलब्ध कराएंगे कि बेटा 2 मेरी उंगली हो गई, 2 उंगली हो गई, अब इनको जोड़ देंगे तो कितनी बन जाएगी, बच्चा कहेगा सर 4 बन जाएगी, ठीक है। तो अमूर्त संकल्पनाओं को समझाने के लिए भी हमें जो मूर्त चीजें होती है, कॉन्क्रीट चीजें होती है, उनका यूज करना पड़ता है। तो ये भी आपका सही है। यह प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों को मनोरंजन का समय उपलब्ध कराता है। मनोरंजन के लिए बेसिकली हम बच्चों को यहां पर चीज मैथमेटिक्स जो है होता है पढ़ा ही नहीं पा रहे हैं, ठीक है। मनोरंजन के साथ साथ मनोरंजन के माध्यम से पढ़ा दे, वो अलग बात है, ठीक। तो आंसर आपका बी और सी यहां पर आंसर सही हो जाएगा। फर्स्ट आंसर यहां पर आपका सही हो जाएगा। एनसीईआरटी 2005 से संबंधित जो आपके मैथ्स के परिप्रेक्ष्य में बातें कही गई है उन सभी को देख लेना। एक क्वेश्चन आपको जरूर, एक से ज्यादा भी आपको देखने को मिलेगा आपके एग्जाम के अंदर। चलिए अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपको क्या दिया हुआ है, इसके ऊपर एक बार नजर डालिए। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि प्राथमिक गणित कक्षा में भिन्नों यानी जो फ्रैक्शन होता है, इसके कंसेप्ट के परिचय के लिए निम्नलिखित रणनीतियों में से कौन सा अति उपयुक्त है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, आपके एग्जाम में
एक या दो क्वेश्चन जरूर ऐसे पूछे जाएंगे कि जहां बच्चों को आपको फ्रैक्शन के कंसेप्ट को पढ़ाना है, जहां उसको जोड़ घटा गुणा भाग इनके कंसेप्ट को पढ़ाना है, ठीक है। और इनको कंसेप्ट को पढ़ाने का सबसे बढ़िया सबसे उपयुक्त तरीका क्या हो सकता है, तो ये एग्जामिनर आपसे जरूर पूछेगा, ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। तो इन क्वेश्चन को आज मैंने इंक्लूड भी किया हुआ है। तो फ्रैक्शन पढ़ाने का सबसे बढ़िया तरीका क्या होगा, तो हम लोगों को पढ़ाने का क्या तरीका होता था, बोर्ड पर टीचर गया, बना दिया रोटी का साइन, और बेटा इसके रोटी के एक टुकड़े अपने दोस्तों को दे दिया, यही एग्जाम्पल रटा रटा एग्जाम्पल देता था, और इस तरीके का एग्जाम्पल बताया जाता था। आप लोग इस तरीके का एग्जाम्पल यूज करोगे या इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखो कौन सा एग्जाम्पल आपके लिए बढ़िया रहेगा। देखिए, विद्यार्थियों के समक्ष भिन्नों पर शब्द समस्या रख दी कि अगर आपको फ्रैक्शन पढ़ानी है तो शब्दों की समस्या रख दी। जैसे रोटी को अपने दोस्तों के भी टुकड़ों में बीच में बांटनी है तो कितने कितने टुकड़े दे दिए, इस तरीके की समस्या रख दी। क्या ये इफेक्टिव तरीका रहेगा फ्रैक्शन पढ़ाने का? नहीं रहेगा। 1/2 और 1/4 को निरूपित करने के लिए चित्रों को चार्टों को दिखाना, ये वाला तरीका जो पुराने टाइम में मास्टर साहब करते थे, आई होप आप लोग भी अपने करते होंगे टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स के अंदर, ये वाला तरीका भी सही नहीं है। संख्या रेखा पर एक भिन्न को निरूपित कर देना, ये तो सबसे हल्का तरीका है, इसको तो बिल्कुल मत कर देना। अगला देखो, कागज मोड़ने के क्रियाकलापों को, बात आ गई यहां पर क्रियाकलाप की, एक्टिविटीज की बात आ गई, उसको सममित आयताकार पट्टियों एवं वर्तीय वर्ताकार कटआउट के साथ करना। जिस ऑप्शन के अंदर एक्टिविटीज की बात आ गई, जहां पर आपको फ्रैक्शन के बारे में हो, एडिशन हो, मल्टीप्लिकेशन हो, सब्सट्रैक्शन हो, XYZ कुछ भी हो, तो सबसे पहली चीज है बच्चों को उसको एक्टिविटीज के माध्यम से, क्रियाकलाप के माध्यम से बताइए। अब यह बच्चों को फ्रैक्शन के बारे में बताना है, तो सबसे पहले क्या काम करो, एक कागज ले लो और कागज को क्या काम करो, रेक्टेंगल की शेप में मोड़ो, फिर उधर से मोड़ो, फिर उधर से मोड़ो, और बताओ कि बेटा इसके कितने पार्ट हो गए, कितने टुकड़ों में विभाजित हो गया। तो बच्चा क्या काम कर रहा है, खेल खेल के माध्यम से उसको सीख रहा है। फिर बच्चों से कहे बेटा अब तुम भी करके इसको दिखाओ। तो बच्चे को जितना हो सके आप लोग खेल खेल के माध्यम से उसको सिखाइए, ठीक है। ये सबसे इफेक्टिव और सबसे बढ़िया तरीका होता है। ये होते हैं घिसे पीटे तरीके जो आपने शुरुआत में 3 ऑप्शन देखे, जो आपने और हम लोगों ने पढ़े हुए थे, ये तरीका आपको यूज नहीं करना, ठीक है। तो क्रियाकलाप के माध्यम से यानी कि एक्टिविटीज के माध्यम से जितना बच्चों को आप सिखाओगे उतना इफेक्टिव तरीके से बच्चा सीखेगा। आंसर आपका 4th आंसर यहां पर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर ये आ गया। ये क्वेश्चन मेरी तरफ से लिख लो, आपके एग्जाम में जरूर आना है, ठीक है। 1 नंबर का लिख लो, क्योंकि मैंने आपको बताया था जब मैंने आपको एनसीईआरटी कराई थी, एनसीईआरटी के अंदर एक आपको चैप्टर दिया हुआ है आपके पैटर्न के नाम से, एक क्वेश्चन जरूर आएगा, ठीक है। मेरी तरफ से आप लोगों के लिए कंफर्म है, शायद 2 भी आपको देखने को मिल जाए। चैप्टर आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है आपके पैटर्न के नाम से, ठीक है। तो पैटर्न से लिया हुआ है आपका क्वेश्चन है कि श्री गोविंद अपनी क्लास 3rd के छात्रों में पैटर्न पहचानने का कौशल विकसित करना चाहता है, तो निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि इसके लिए सबसे बढ़िया सहायक सिद्ध होगी। अब पैटर्न को विकसित करना चाहता है एक टीचर अपने बच्चों के अंदर, जैसा कोई पैटर्न बना दिया एक टीचर ने कि पहले रेक्टेंगल बना दिया, फिर सर्कल बना दिया, फिर रेक्टेंगल बना दिया, सर्कल बना दिया, बच्चों से पूछा बेटा अब क्या आएगा इसमें, इसके अंदर। अब यहां पर इस तरीके का पैटर्न को विकसित करना चाहता है। पिछली बार ऑनलाइन एग्जाम के अंदर आपके जो सीरीज के क्वेश्चन आ गए, ठीक है, जैसे सीरीज के कुछ क्वेश्चन पूछ ले कि 2, 4, 6, 8 इस तरीके से। अब इसके अंदर बताओ क्या आएगा फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर। तो ये सीरीज के क्वेश्चन आ गए। अब बच्चे बहुत घबरा गए, क्या रीजनिंग आ गई सीटेट के अंदर, अब क्या होगा, रीजनिंग आ गई। बेसिकली वो आपकी रीजनिंग नहीं थी, वो आपके पैटर्न वाले से लिया हुआ क्वेश्चन था, जो आपका जो रीजनिंग के क्वेश्चन देखने को मिले थे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आपके न्यूमेरिकल में आपको देखने को मिलेगा, एक क्वेश्चन आपका पेडागोजी में देखने को मिलेगा पैटर्न वाला। अगर बच्चों में आपको पैटर्न को, एक कौशल को विकसित करना है, ठीक है, और सबसे बड़ी बात आपका एनसीईआरटी का टॉपिक है, और पेडागोजी में एक क्वेश्चन आपका यह भी आता है कि पैटर्न क्या आपके करिकुलम का, आपके टेक्स्ट बुक के, आपके चैप्टर का हिस्सा है या नहीं है। तो आपको क्या बताना है, ये आपके करिकुलम का, आपके चैप्टर का एक अनिवार्य हिस्सा है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है पैटर्न के बारे में, ठीक है। अब आप लोगों ने पढ़ी नहीं होगी एनसीईआरटी, तो मैंने पढ़ी है, तो मैंने आपको बता दी सारी डिटेल में, ठीक। तो पैटर्न का अगर आपको विकास करना है एक टीचर को, तो सबसे इफेक्टिव तरीका क्या रहेगा इन 4 ऑप्शन में से, वो आपको बताना है। पढ़ते हैं, छात्रों को अपने वन वर्क्स बनाकर उसकी तुलना अपने मित्र के, आगे देखो पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैंने कहा था जहां पर भी बच्चे या बच्चे से जुड़ी किसी चीज के आपस में कंपैरिजन यानी तुलना करने की बात आ जाएगी, वो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। कभी भी आपको 2 बच्चों के बीच में किसी भी परिप्रेक्ष्य में आपको तुलना नहीं करनी है, ठीक है। तो ये तो आपका क्या हो गया, नेगेटिव आपका ऑप्शन हो गया। अगला देखते हैं, छात्रों से रात को ध्यान से आसमान देखकर उन्होंने जो रात को देखा अगले दिन उसका वर्णन क्लास में करने के लिए कहना।
अगर आपने ये काम कर दिया तो बच्चा दुनिया भर की चीज आपको बताएगा, जब तक आप लोग उसको धमका के नहीं बैठोगे। ठीक है, इस तरीके का पैटर्न बच्चा कुछ नहीं बता पाएगा रात में। ठीक है, हम खुद नहीं बता पाएंगे, दुनिया भर के तारे हम लोग देख लेंगे। छात्रों को उनकी सभी पाठ्य पुस्तकों में भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को खोजने के लिए कहना, बच्चा खोजबीन करके बता देगा उनको, लेकिन एक पैटर्न की जो सोच होती है वो विकसित उसके अंदर नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो ये पैटर्न की सोच विकसित होने से बच्चे के अंदर एक क्रिएटिविटी बढ़ती है, इसलिए इस चैप्टर को आपके टेक्स्ट बुक के अंदर लिया गया है, आपके एनसीईआरटी के अंदर, ताकि बच्चे के अंदर रचनात्मक सोच को ज्यादा बढ़ावा मिल सके। ठीक है, तो बड़ा क्या आपका ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन बचा कि छात्रों को बिल्डिंग ब्लॉक्स देकर, देखे ध्यान से सुनना, छात्रों को बिल्डिंग ब्लॉक्स देकर बढ़ती हुई ऊंचाई के क्रम में रखने के लिए कहना। बच्चों से क्या काम कहो कि बेटा एक काम करो, बिल्डिंग ब्लॉक्स ले लो और इनको हाइट के अकॉर्डिंग बढ़ते हुए क्रम में रख दो। कैसे रख दो कि पहले सबसे बड़ी बिल्डिंग ब्लॉक्स ले लो, ये बड़ी ले ली, अब इससे एक काम करो छोटी वाली ले लो, अब इससे छोटी वाली ले लो, अब इससे छोटी वाली ले लो, अब इससे छोटी वाली ले लो। अब एक बात बताओ, अब इसमें पैटर्न को बच्चा फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है? तो पैटर्न को बच्चा फॉलो कर रहा है, सबसे बड़े से फिर सबसे छोटे को छोटे की तरफ जाता हुआ दिख रहा है, नहीं दिख रहा? तो बच्चा यहां पर एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है और बिल्डिंग ब्लॉक्स का यूज करके, यानी कंक्रीट चीज का यूज करके, खेल खेल के माध्यम से, एक्टिविटीज के माध्यम से बच्चा यहां पर पैटर्न को फॉलो कर रहा है। तो सबसे इफेक्टिव तरीका रहेगा आपका फोर्थ वाला, सबसे इफेक्टिव तरीका आपको देखने को यहां पर मिलेगा। आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ आंसर यहां पर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया, देखते हैं ये क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी धारणा डीन्स ब्लॉक, ठीक है, डीन्स ब्लॉक कौन से होते हैं पता है आपको? खेले जो आपके छोटे छोटे से आपके डीन्स ब्लॉक होते हैं इस तरीके के। ठीक है, ये आपके डीन्स ब्लॉक होते हैं इस तरीके के। कोई पढ़ा है आपके स्कूल में से? किसी को नहीं मिले डीन्स ब्लॉक, ना हमें पढ़ने को मिले, ना आप लोगों को मिले डीन्स ब्लॉक, अब बच्चों को मिलेंगे। तो डीन्स ब्लॉक का उपयोग करते हुए नहीं पढ़ाई जा सकती। अब देखो, डीन्स ब्लॉक को पढ़ाने की ट्रिक मैंने आपको बताई थी कि डीन्स ब्लॉक को पढ़ाना किन किन चीजों के लिए यूज किया जाता है। इसकी ट्रिक मैंने आपको बताई थी, बोर्ड मास का रूल। कौन सी बताई थी? बोर्ड मास का रूल में से बो को हटा दो, क्या क्या बचा आपका? डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन और आपका सब्सट्रैक्शन। तो इन चार चीजों के लिए आपका डीन्स ब्लॉक का यूज किया जाता है। उसके अलावा आपके प्लेस वैल्यू के लिए डीन्स ब्लॉक का यूज किया जाता है। तो देखो, एडिशन और मल्टीप्लीकेशन तो आपका हो गया, लेकिन आपका प्रायिकता के लिए डीन्स ब्लॉक का यूज नहीं किया जाता। अब देखो, जैसे बच्चों को आपको एडिशन सिखाना है, ठीक है, तो डीन्स ब्लॉक ले लिया आपने कि बेटा दो डीन्स ब्लॉक तो ये हो गई, दो डीन्स ब्लॉक ये हो गई, ठीक है, और इन चार डीन्स ब्लॉक के साथ आप इसको जोड़ दो। तो बच्चा इन डीन्स ब्लॉक को आपस में जोड़कर और बता देगा कि मैम सर इतने सारे डीन्स ब्लॉक हो गए। ठीक है, तो जोड़ घटा कर देगा, गुना भाग कर देगा, फ्रैक्शन भी कर देगा। एक चीज और लिखो यहां पर, बच्चा क्या काम कर देगा, यहां पर फ्रैक्शन भी सिखाया जाता है। तो ये जोड़ घटा गुना भाग के साथ साथ प्लेस वैल्यू के साथ बच्चा फ्रैक्शन भी सीख जाता है इन डीन्स ब्लॉक के माध्यम से। ठीक है, तो ये ट्रिक मैंने आपको बताई थी, बोर्ड मास में से बो हटा देना और आपका डी मास बचेगा। ठीक, चलिए बढ़ते अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने, बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके एग्जाम में, ये भी आपको जरूर देखने को मिलेगा, और ये बेसिकली क्वेश्चन आपका एनसीएफ की देन है, जिसकी वजह से बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपका बन जाता है। देखिए, क्वेश्चन आपको दिया हुआ है ये आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चों की दिक स्थान संबंधी समझ, ठीक है, दिक स्थान संबंधी समझ, इंग्लिश में नाम याद करो उसको, स्पेशल जो आपकी अंडरस्टैंडिंग होती है, कौन सी? जो आपकी स्पेशल अंडरस्टैंडिंग होती है, जिसमें बच्चा अपना अमूर्त तथ्यों के आधार पर अपने माइंड में कंसेप्ट बना लेता है। ठीक है, तो वो होती है आपकी स्पेशल अंडरस्टैंडिंग होती है, जो आपके आर्किटेक्चर के अंदर होती है, आपकी जो है मूर्तिकार चित्रकार के अंदर होती है। ठीक है, जिसमें बच्चा या आदमी होता है जो अपने अमूर्त अर्थों का यूज ज्यादा करता है, अमूर्त चिंतन का यूज ज्यादा करता है। तो स्पेशल जो आपकी अंडरस्टैंडिंग होती है वो, तो आपके एनसीएफ 2005 ने कहा है कि आप बच्चों की ज्यादा स्पेशल अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाओ। जितना ज्यादा स्पेशल अंडरस्टैंडिंग बच्चे की बढ़ेगी, उतना ही ज्यादा बच्चे का क्या होगा, उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट का ज्यादा विकास होगा। और मैथमेटिकल एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बच्चों की स्पेशल अंडरस्टैंडिंग को ज्यादा बढ़ावा देता है। उसके अलावा एक मैपिंग भी एक ऐसी चीज होती है, आगे क्वेश्चन आएगा आपका मैपिंग का, जो आपकी स्पेशल अंडरस्टैंडिंग को जो आपका बढ़ाता है। तो स्पेशल अंडरस्टैंडिंग के समझ में निम्नलिखित में से न्यूनतम उपयुक्त कौन है, कि सबसे कम उपयुक्त किसको माना है, वो आपको बताना है। कि प्राथमिक स्कूल के बच्चे तार्किक संक्रामक निष्कर्ष नहीं निकाल सकते, जैसे कि एक्स वाई जेड, इसमें छोटा बड़ा कौन सा है, इनके साइन का यूज करना। तो ये आपका क्या है, सबसे न्यूनतम तो भाई यही है आपका,
किसको नहीं निकाल सकते? अगर इसको निकाल लिया तो क्या बच्चों में स्पेशल अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी? यार इसको निकालना कितना बड़ी बात है, बच्चा आराम से सीख जाएगा, एक दिन में सीख जाएगा कि अगर छोटा हो तो ये वाला साइन उसकी तरफ मुंह कर दो, बड़ा हो तो ये वाला साइन उसकी तरफ मुंह यूज कर दो। तो इसमें बच्चे की स्पेशल अंडरस्टैंडिंग कहां बढ़ गई? स्पेशल अंडरस्टैंडिंग तो बच्चे की वहां बढ़ेगी जहां पर बच्चों को कुछ क्रिएटिविटी देखने को मिलेगी, ठीक है, तो वहां बढ़ेगी बच्चे की अंडरस्टैंडिंग। जैसे कि प्राथमिक स्कूल के बच्चे आकृतियों यानी शेप्स की अवधारणाओं को वास्तविक जीवन की परिस्थितियों में विस्तृत कर सके, ठीक है, जो बच्चे शेप्स के बारे में पढ़ रहे हैं उसको रियल जीवन से, डेली की एक्टिविटीज से कनेक्ट कर सके, तो वह स्पेशल अंडरस्टैंडिंग बनेगी। बच्चे अपने शुरुआती स्कूल वर्षों में माप के तर्क को समझ सकते हैं। बच्चों का दिक स्थान संबंधी पूर्व विद्यालय प्री स्कूल संवादात्मक होता है, तो यहां पर बच्चों की दिक स्थान संबंधी समझ बढ़ती है, इसमें नहीं बढ़ेगी। इसमें कौन सा बड़ा काम है, ठीक है, 1 घंटे का काम है बच्चे का। चलिए बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया। अगला क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है, अगले क्वेश्चन के ऊपर एक बार नजर डालिए। एक सेकंड, ये तो कमेंट ही चले गए सारे, चलो आगे भाई आगे सारे अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि क्लास फर्स्ट गणित कक्षा में पढ़ाते समय राधा बच्चों को निम्नलिखित संदर्भ द्वारा एक कंसेप्ट का परिचय दिया। क्या कंसेप्ट दिया? कि कार में 4 बच्चे थे, फिर एक बच्चा बाहर निकाला, अब कार में 3 बच्चे हैं, तो उपयुक्त संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो वो आपको बताना है कौन सा कथन सही है। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनना, बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और बड़ा कंफ्यूजिंग भरा भी क्वेश्चन है। देखिए 2 टर्म होती है जो आपके मैथ्स के एग्जाम में आती है, एक होता है आपका एग्रीगेशन और एक होता है आपका ऑगमेंटेशन। 2 आपके वर्ड है जो आपकी जो टर्म है जो आपकी बड़ी महत्वपूर्ण होती है, एग्रीगेशन, ऑगमेंटेशन। इंग्लिश में नाम याद करना है इनके, ठीक है। एग्रीगेशन होता है जब हम 2 चीजों को, 2 समान चीजों को जोड़ते हैं। क्या काम करते हैं एग्रीगेशन के अंदर? जब हम 2 समान चीजों को क्या काम करते हैं? जोड़ते हैं। जैसे 2 उंगली हो गई मेरी और 2 उंगली के साथ साथ मेरे साथ में ये 2 उंगली और जुड़ गई, तो क्या हो गया? एग्रीगेशन हो गया। जैसा आपके सीटेट के एग्जाम में एक क्वेश्चन आया था कि मुझे एग्जैक्ट तो अभी याद नहीं आ रहा, कोई इसी साल का क्वेश्चन था, ठीक है, इतनी मेमोरी तो नहीं है, तो मोटा मोटा बताता हूं कि एक किसी महिला ने 10 सेब थे उसके पास, उसमें 5 सेब और डाल दिए, तो सेबों की संख्या 15 हो गई। तो यहां पर वो किस कंसेप्ट को यहां पर वो फॉलो कर रही है? तो वहां पर ऑप्शन के अंदर क्या था? एग्रीगेशन था। तो 10 सेब के साथ 5 सेब और मिल गए तो कितने हो गए? 15 सेब हो गए थे। तो क्या हो जाएगा? एग्रीगेशन। जब 2 समान वाली संख्या को मिलाया जाता है तो आपका एग्रीगेशन हो गया। ऑगमेंटेशन होता है जब एक चीज को बढ़ाया जाता है, ठीक है, जब एक चीज को, उसकी क्वांटिटी को बढ़ाया जाता है, वो होता है आपका ऑगमेंटेशन होता है, जब एक चीज की क्वांटिटी को बढ़ाया जाता है। मान लो भाई आपके घरों में दूध है, ठीक है, या तेल है, अगर मैं उसमें पानी मिला दूं, ठीक है, तो मैंने उसमें कुछ चेंज तो नहीं करा या उसके साथ छेड़खानी नहीं करी, बस उसमें मैंने पानी मिला दिया, तो उसकी क्वांटिटी को मैंने क्या काम कर दिया? बढ़ाने का काम कर दिया। तो क्या हो जाएगा? आपका ऑगमेंटेशन हो जाएगा, यानी जब एक चीज की क्वांटिटी को मैंने बढ़ा दिया। जैसे सेब वाले केस में 10 सेब के साथ 5 सेब मिला दिए, एग्रीगेशन हो गया। सेब से बनी एप्पी फिज आती है, एप्पी फिज में अगर मैंने पानी मिला दिया तो आपका ऑगमेंटेशन आ जाएगा। ये 2 वर्ड आपके मैथ्स के एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, दोनों में कंफ्यूज मत हो जाना। अब यहां पर क्या था? कार में 4 बच्चे थे, एक बच्चा निकाल दिया तो 3 बच्चे बच गए। तो यहां तो ना तो एग्रीगेशन देखने को मिल रहा है, ना ही ऑगमेंटेशन देखने को मिल रहा है। यहां पर तो बच्चा निकल गया, ना तो जुड़ने की बात हो रही है ना ही बढ़ाने की बात हो रही है, ठीक है। अगर यहां पर जुड़ने की बात हो रही तो या तो बच्चों को डाला जाता किसी एक और बच्चों को, या बढ़ाया जाता यहां पर किसकी बात हो रही है? यहां पर बात हो रही है सब्सट्रैक्शन की, कि एक बच्चा कम कर दिया, घटा दिया। तो यहां पर किसकी बात हो रही है? आपके सब्सट्रैक्शन की बात हो रही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड आंसर आपका सही हो जाएगा कि बच्चों में न्यून के रूप में घटाव की समझ विकसित हो रही है, यानी कि आपके सब्सट्रैक्शन की समझ विकसित होगी यहां पर आपकी, ठीक है। समझ गए क्वेश्चन को आप लोग? एग्रीगेशन और ऑगमेंटेशन 2 बड़े महत्वपूर्ण कंसेप्ट आपके हैं, लेकिन यहां पर क्वेश्चन में आपका बच्चा कम हुआ था तो आपके सब्सट्रैक्शन की समझ आपकी विकसित होगी। अगर इस गाड़ी में बच्चों को ना निकालकर इसमें बच्चों को ऐड कर दिया जाता, अगर ऐड कर दिया जाता तो आपका क्या हो जाता? आपका एग्रीगेशन हो जाता, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन आपको एग्जामिनर दे सकता है भाई साहब, घुमा घुमा के। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपका दिया हुआ है, इसके ऊपर एक बार नजर डाल लेते हैं जी। अगले क्वेश्चन के ऊपर देखते हैं एक बार। अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर है कि क्लास 3 की गणित की अध्यापिका ने अपने छात्र को निम्नलिखित क्वेश्चन दिए। ये कुछ क्वेश्चन दे दिए, एडिशन के क्वेश्चन दे दिए, एक ये दे दिया, एक ये दे दिया, एक ये दे दिया, ठीक है। और उसके बाद में उन्होंने छात्र को एक वर्कशीट हल करने के लिए दे दी। जैसा आप लोग
जब टीचर बन जाओगे तो आप लोग भी यही काम करोगे, या जो आपकी जो बुक रहेगी उसके पीछे भी आपकी नीचे टेक्स्ट बुक दी होती है, या आपको अलग से टेक्स्ट बुक मिलती है, ठीक है, जो बच्चों को अलग से दी जाती है, टेक्स्ट बुक दी जाती है। तो टेक्स्ट बुक हल करने के लिए दे दी जिसमें समरूप प्रश्न थे, यानी जैसे क्वेश्चन थे इसके इससे जुड़े हुए प्रश्न थे, इससे जैसे प्रश्न है इन्हीं से जुड़े हुए प्रश्न थे। तो निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन दी गई स्थिति के लिए उपयुक्त है? देखो अब बताना है आपको कौन सा कथन उपयुक्त है। कार्य ड्रिल और अभ्यास पर आधारित है तथा प्राथमिक स्तर पर हतोत्साहित होना चाहिए। देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, आप लोगों के लिए जुड़ा हुआ क्वेश्चन है क्योंकि आप लोग अब टीचर बनने वाले हो, ठीक है, आधे तो बन गए आधे बनने वाले हो। जब आप लोग टीचर बन जाओगे तो टीचर बनने के बाद बच्चों को पढ़ाओगे, बच्चों को आप लोग एडिशन पढ़ा रहे हो, जोड़ पढ़ा रहे हो, आपने क्वेश्चन पढ़ा दिया, बच्चों को एडिशन सिखा दी, ठीक है। एडिशन सिखाने के बाद फिर आप बच्चों को प्रैक्टिस दोगे कि बेटा घर से प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन आंसर करके लाना, तो इसी तरीके से दोगे प्रैक्टिस के लिए। फिर आपको क्या मिलेगी, वर्कशीट भी मिलेगी, या आपकी जो बुक होती है उसी के नीचे क्या मिलता है आपको, प्रैक्टिस के लिए आपको वर्कशीट मिली होती है, और बच्चों से कह दोगे बेटा घर से करके लाना। यह आपका पॉजिटिव नहीं सबसे बेकार तरीका होता है, ठीक है, जो कि चलता आ रहा है, ठीक है, और बेसिकली गवर्नमेंट को इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए जो कि अभी तक नहीं दिया, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि बहुत सारी नीतियां सही चलती आ रही है जिनके ऊपर ध्यान देने की अभी भी जरूरत है। पता है इससे क्या होता है, इससे होता है आपका ड्रिल एंड प्रैक्टिस होती है। बच्चा क्या काम करेगा, इस क्वेश्चन को कर लिया, इनसे जुड़े हुए फिर इन क्वेश्चन को करता जाएगा और ड्रिल एंड प्रैक्टिस करता जाएगा, जिससे क्या होती जाएगी, बच्चे की रोट लर्निंग होती जाएगी। क्या होती जाएगी, बच्चे की रोट लर्निंग होती जाएगी, और बच्चा इस कंसेप्ट को समझ नहीं पाएगा। और रोट लर्निंग क्या होती है आपकी, नेगेटिव होती है पॉजिटिव होती है, नेगेटिव होती है, और हमें रोट लर्निंग बच्चे की नहीं करानी। और क्या होगा, प्राथमिक स्तर पर इसको हतोत्साहित करना चाहिए, ना कि इसको प्रोत्साहित करना चाहिए। देखो क्या करना चाहिए, इसको डिस्करेज करना चाहिए, ना कि एनकरेज करना चाहिए। आप इसकी जगह क्या काम कर सकते हो, खुद सोचो, खुद दिमाग लगाओ। आप इनसे मिलते जुलते कुछ और क्वेश्चन उठा दो। आप क्या काम करो, यहां पर 0 0 दे दो, कुछ और क्रिएटिविटी दे दो। आप लोग एक काम क्या करो, कुछ टीएलएम का यूज कर लो, ठीक है, जहां पर एडिशन से जुड़े हुए कुछ टीएलएम आप बच्चों के सामने शेयर कर दो। अब समस्या यार ये भी आती है, मान लो आपकी जॉब लग गई, अब टीएलएम सरकार की तरफ से मान लीजिए आपको ना मिले, तो वहां पर आप लोग कुछ कर नहीं सकते, अपनी सैलरी से आदमी दे नहीं सकता। तो यहां पर एक दुविधा देखने को मिलती है जो जॉब के बाद देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट फंसते हैं, तो खैर पहले जॉब ले लो उसके बाद ये पॉइंट है। तो ये इस तरीके का जो, अगर आप एक टीचर बच्चों को इस तरीके का वर्कशीट देगा, कुछ भी देगा, तो एक तरीके से रोट लर्निंग को बढ़ावा देगा, ड्रिल एंड प्रैक्टिस कराएगा, रोट लर्निंग को बढ़ावा देगा, और जो चीज आपको नहीं करनी है, ठीक है, तो इसको आपको डिस्करेज करना है, इसको आपको हतोत्साहित करना है, ठीक है। तो पहला ही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, देखिए यह एक खुले सिर वाला प्रश्न है, यानी कि ओपन एंडेड क्वेश्चन है। ओपन एंडेड क्वेश्चन यहां पर जब हो जाता है, जब एक काम को करने के एक से ज्यादा यहां पर तरीका आपको देखने को मिल जाते हैं। यहां पर तो आपके क्या दे दिए, समरूप प्रश्न दे दिए, मिलते जुलते प्रश्न आपको दे दिए, ठीक है, क्लोज एंडेड हो जाएगा आपका। यह एक संदर्भात्मक प्रश्न है, संदर्भात्मक भी नहीं है। समय बचाने के लिए शिक्षिका को गृह कार्य के तौर पर ऐसे 10 और प्रश्न हल करने के लिए छात्रों को कहने चाहिए। ये आप में से कुछ लोग करेंगे जो टाइम बचाने के लिए काम करेंगे, ठीक है। जा बेटा घर से करके लाइयो, उसके बाद तुझे वेरी गुड बना के दूंगा या दूंगी, ठीक। अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर प्याजे साहब यहां कैसे देखने मिल गए? भाई प्याजे साहब भी आपके मैथ के अंदर आते हैं, ठीक है। तो देखिए प्याजे साहब आपके सामने आपको स्क्रीन पर दिख गए कि जीन प्याजे द्वारा दिए गए ज्ञान के क्षेत्रों में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, वो आपको बताना है। बताओ भाई, प्याजे साहब यहां पर आपको देखने को मिल गए। देखिए प्याजे साहब ने आपके कई स्टेटमेंट दिए, आपके नंबर्स के बारे में, प्रोपोर्शनल रीजनिंग के बारे में भी आपको इन्होंने बताया, ठीक है, जो अनुपातिक विवेचना होती है, जिसमें बच्चा क्या होता है, ये नहीं समझ पाता कि कौन सी चीज किससे बड़ी है, कौन सी चीज किससे छोटी है, इन चीजों के बारे में नहीं बता पाता, तो आपकी प्रोपोर्शनल रीजनिंग होती है, ठीक है। इसका कंसेप्ट इन्होंने दिया। इन्होंने जो कंजर्वेशन होता है, संरक्षण जो बच्चा चीजों का करता है, ठीक है, उसका कंसेप्ट दिया था कि सबसे पहले बच्चा नंबर्स का कंजर्वेशन करता है, ठीक है, फिर लेंथ का करता है, फिर वेट का करता है, फिर वॉल्यूम का करता है। तो जो चीजों का जो संरक्षण करता है ना, तो वो इस तरीके से करता है, इस क्रम में करता है कि पहले नंबर्स का करता है, फिर लेंथ का करता है, फिर वेट का करता है, फिर वॉल्यूम का करता है। ये क्वेश्चन भी आपके सीटेट के एग्जाम में आ चुका है। तो आपके जीन पे आ जाएगा, ये भी हो गया। अब इनका एक बड़ा महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है जो आपके सीटेट के एग्जाम में पूछा जाता है, संख्याओं के बारे में। जो आपके नंबर्स होते हैं, संख्याएं होती है, वो स्टेटमेंट ये है कि जो संख्याएं होती है वो तर्क संगत गणितीय ज्ञान में आपकी आती है। बिल्कुल सही बात है भाई, यहां पर मैं और आप लोग कुछ नहीं कह सकते, जो प्याजे साहब कह देंगे उस बात को मानना पड़ेगा, क्योंकि संख्याएं वे संबंध है जिनकी रचनाएं बच्चा अपने मन में करता है।
तो ये स्टेटमेंट सेम एज इट इज आपको याद करना है। ये स्टेटमेंट आपकी सीटेट के एग्जाम में कई बार आपको पूछा जा चुका है संख्याओं के बारे में, सेम एज इट इज आपका, ठीक है। तो इस स्टेटमेंट को इनको याद कर लेना जो संख्याओं के बारे में इन्होंने आपका कह चुका है, ठीक है। बाकी एक बार जब मैं आपको इसको डिटेल में जब मैराथन कराऊंगा या तो ये सब आपका क्लियर करा दूंगा, ठीक। चलिए बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है इसके ऊपर एक बार नजर डालते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, इसके ऊपर एक बार नजर डालिए। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि आयामी आकृतियां, यानी जो आपकी 3D शेप्स होती है। 3D शेप्स कौन सी होती है आपकी? क्यूब, क्यूबॉइड, कोन, जो आपकी सिलेंडर वगैरह होती है, जो आपकी 3D शेप्स होती है। तो 3D शेप्स के संकल्पनात्मक विकास को दर्शाने के लिए निम्नलिखित क्रियाकलापों का क्रम दिया हुआ है। तो ये आकृतियां एक यादृच्छिक क्रम में, एक रैंडम सीक्वेंस में। तो 3D शेप्स का अगर आपको कंसेप्चुअल नॉलेज एक बच्चों को देनी है तो उनका एक रैंडम में सीक्वेंस दिया हुआ है। तो ये सीक्वेंस आपका क्या रहेगा वो आपको बताना है। चलो भाई देखते हैं। दो आकृतियों की तुलना करना और पहचानना कि उनमें क्या समानता है और असमानता है। तो पहले उसने दो आकृतियों की तुलना करने की बात करा दी, चलो ठीक है। खेलने वाली चिकनी मिट्टी से त्रिआयामी यानी 3D शेप्स आकृतियों की रचना करना, पहला ही पॉइंट आपका सही हो जाएगा, क्योंकि पहले हमें रचना ही करनी पड़ेगी। पहले में 3D शेप्स की रचना करनी पड़ेगी तभी तो तुलना करेंगे। तो चिकनी मिट्टी ले लो, चिकनी मिट्टी से कभी तो आप क्या काम कर दो, कभी कोन बना दो, ठीक है। कभी उससे क्या काम कर दो, कभी अपना सिलिंड्रिकल कुछ शेप्स बना दो, कभी आप कुछ और बना दो। तो चिकनी मिट्टी से कुछ ना कुछ घुमा फिरा कर आप लोग बना सकते हो। तो सबसे पहले आपको 3D जो शेप्स होती है उसकी आपको रचना करना पड़ेगी, उसको क्रिएट करना पड़ेगा। और क्रिएट करने के बाद फिर क्या काम करना पड़ेगा आपको, उनके बीच में आपको तुलना करनी पड़ेगी, दो आकृतियों के बीच में, ठीक है। तभी तो तुलना होगी, जब बनेगी दो आकृतियां सामने दिखेगी तभी तो तुलना होगी। आगे देखते हैं। अगला दिया हुआ है कि जाल के प्रयोग से आकृतियां बनाना, ठीक है। अब यहां पर मिट्टी से तो बन गई, अब जाल के प्रयोग से बना सकते हैं। अगला है फिर तीसरा, इसको मान सकते हैं ज्यामितीय उपकरण, जो आपके ज्योमेट्रिकल जो आपके टूल्स होते हैं, जैसे कि जो आपका प्रकार होता है, रूलर होता है, इनके प्रयोग से ज्योमेट्रिकल जो आपकी आकृतियां होती है उनकी रचना करता है। बिल्कुल सही बात है। जो आपकी जो 3D शेप्स होती है फिर आप इनसे जो आपके ज्यामितीय उपकरण होते हैं इनसे आप बनाओ। जैसे प्रकार होता है तो प्रकार में डाली अपनी पेंसिल और इस तरीके से घुमा दिया, ऐसे घुमा देते ना। और जो आपका रूलर होता है उससे बना दो, क्यूब, क्यूबॉइड वगैरह उससे बना दो आप लोग, ठीक है। तो बाद में करना है ये आप लोगों को, ठीक है। ये स्टेप आपका सबसे लास्ट में होगा, 4th नंबर पर होगा। सबसे पहले आपको रचना करनी है, फिर उनके बीच में तुलना करनी है, फिर जाल का प्रयोग से आकृति बनानी है, और बाद में आपको उपकरणों का यानी टूल्स का यूज करना है। तो आंसर क्या हो जाएगा भैया आपका? पहले आपको सेकंड करना पड़ेगा, सेकंड, फिर आपका फर्स्ट, फिर आपका थर्ड, और फिर आपका फोर्थ, ठीक है। तो सेकंड, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट आंसर यहां पर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के ऊपर एक बार नजर डालते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिर कमेंट रुक गए, चलो अब आ गए दोबारा। अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया कि एनसीईआरटी के अनुसार क्लास 3rd के विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन अधिगम प्रतिफल अपेक्षित नहीं है। यहां पर बात हो रही है आपके लर्निंग आउटकम्स की बात हो रही है, ठीक है। लर्निंग आउटकम्स क्या होता है? जो बच्चों को हमने चीजें सिखाई है, जो लर्न कराई है, उसका कितना अधिगम उसको प्राप्त हुआ है, इसको जानने के लिए क्या किया जाता है, आपका लर्निंग आउटकम्स देखे जाते हैं। जैसे मान लीजिए हमने बच्चों को कोई चैप्टर कराया पानी के ऊपर, ठीक है। पानी के ऊपर कोई लेसन दिया हुआ है, ये पूरा का पूरा चैप्टर दिया हुआ है पानी के ऊपर, तो बच्चों को पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ाया, ठीक है, पानी के ऊपर। और नीचे फिर क्या दिए होते हैं? प्रैक्टिस सेट दिए होते हैं, कुछ क्वेश्चन दिए होते हैं पानी से संबंधित, कुछ मैच दी फॉलोइंग दिए होते हैं करने के लिए कि मैच दी फॉलोइंग करो, कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिए होते हैं, कुछ यहाँ पर पर्यायवाची दिए होते हैं। अगर बच्चा यहाँ पर इन सब चीजों को सोल्व कर पा रहा है तो समझ लो यहाँ पर लर्निंग आउटकम्स प्राप्त हो रहे हैं, कि जो बच्चों को पानी के बारे में पढ़ाया वो यहाँ पर उनके आंसर यहाँ पर दे पा रहा है। तो ये क्या हो रहा है यहाँ पर? लर्निंग आउटकम्स, ठीक है। जो चीज उसको लर्न कराई है, सिखा रही है, वो ज्ञान उसको एक्चुअल में प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो ये क्या है? आपके लर्निंग आउटकम्स है। तो लर्निंग आउटकम्स आपके अपेक्षित नहीं है, वो आपको बताना है। तो चलिए पढ़ते हैं भाई आपके ऑप्शन को, कौन से आपके लर्निंग आउटकम्स अपेक्षित नहीं है।
पहला ऑप्शन ने आपको दिया है कि सिद्ध करिए कि 1/3/2/6 समान है। इसमें कौन सी बड़ी बात है भाई सिद्ध करने में? 2 से इसको काट दो, 2 से ही 1/3 1/, समान है। लो भाई, इसमें कौन से लर्निंग आउटकम से निकलेंगे? इसमें तो सीधा कट गया। तो लर्निंग आउटकम से इसमें देखने को मिल रहे हैं? बिल्कुल देखने को नहीं मिल रहे, सीधा कट गया। तो इसी में क्या है, आपके लर्निंग आउटकम्स आपके अपेक्षित नहीं है। क्रम आपका ए डी जी में अगले अक्षर क्या है? इसमें लर्निंग आउटकम्स देखने को मिलेगा, इसमें क्रिएटिविटी देखने को मिलेगी। ठीक है, जैसे ए के बाद बी सी डी ई एफ जी, तो यहां लर्निंग आउटकम्स देखने को मिलेंगे। यदि एक बस में 40 बच्चे बैठ सकते हैं तो 3 बसों में कितने बैठ सकते हैं, यहां देखने को मिलेगा। दर्शाइए कि 2 गुना 3 और 3 गुना 2 के समान है, यहां देखने को मिलेगा। तो फर्स्ट में नहीं देखने को मिलेगा, तो फर्स्ट आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया, आपके जॉन डीन्स का। तो जॉन डीन से संबंधित कई क्वेश्चन आपके एग्जाम में, इनके ऊपर एक बार नजर डाल लेते हैं। आपके जॉन डीन्स भाई साहब से, तो ये क्या कहते हैं, इनके ऊपर एक बार नजर डालते हैं। देखिए, बात करते हैं आपके जॉन डीन्स की, बात करते हैं आपके, ठीक, किनकी? जॉन डीन्स की बात करते हैं। तो जॉन डीन्स के सिद्धांत का नियम नहीं है। तो जॉन डीन्स के सिद्धांत के बारे में कई क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए। तो जॉन डीन्स क्या कहते हैं कि बच्चा खेल खेल के माध्यम से सीखे, बच्चा चीजों को जोड़ तोड़ के माध्यम से जोड़ तोड़ करके चीजों को सीखे। जॉन डीन्स कहते हैं कि जो बच्चा होता है वो अपने जो उसके शुरुआती के जो वर्ष होते हैं, जब छोटा होता है, जब जल्दी सीखता है। ठीक है, जैसे हम लोग बचपन के अंदर थे तो देखो 10 20 30 तक के पहाड़े याद कर जाते थे, अब हमसे करवा लो, अब नहीं कर पाएंगे हम। ठीक है, तो इस तरीके की जो धारणा होती थी वो जॉन डीन्स बताते थे। तो जॉन डीन्स ने सीखने के 4 सिद्धांत बताए थे। कितने बताए थे सीखने के? जॉन डीन्स ने सीखने के 4 सिद्धांत बताए थे। तो सीखने के 4 सिद्धांत में से इसने पूछा है कौन सा नहीं है। तो देखो, एक तो होता है आपका रचनात्मक सिद्धांत, ठीक है, गतिक का भी बताया था आपका, और एक बताया था आपका गणितीय परिवर्तनशील भी आपका बताया था। ठीक है, अब देखो एक इसमें रह गया आपका बोधात्मक आपका नियम रह गया। कौन सा आपका? बोधात्मक आपका नियम रह गया। ठीक, अच्छा एक क्वेश्चन आपका ये भी आपका पूछा जाता है कि इनको अरेंज में लगाइए। तो पहला हो जाएगा आपका गतिक नियम, ठीक है, दूसरा हो जाएगा आपका बोधात्मक नियम, तीसरा हो जाएगा आपका गणितीय परिवर्तनशील नियम, और चौथा हो जाएगा आपका रचनात्मक नियम। ये क्वेश्चन भी आपके सीटेट के एग्जाम में पूछा गया। बस इन नियमों के बारे में ही आपसे एग्जाम के बारे में पूछा गया, जो पिछली बार आपके ऑनलाइन एग्जाम में पूछे गए थे आपके जॉन डीन से आपके संबंधित। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है? अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया भाई, ये रहा आपका क्वेश्चन कि गणित के शिक्षक के पेशेवर विकास के लिए, ठीक है, जो गणित का जो मैथमेटिक्स का जो टीचर है उसके पेशेवर विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा वांछनीय नहीं है वो आपको बताना है, कौन सा डिजायरेबल नहीं है वो आपको बताना है। पहला दिया है कि जो गणित की जो कार्यशाला होती है, जो वर्कशॉप लगती है मैथ्स की, और जो गोष्ठियां होती है, ठीक है, जो सेमिनार होती है उसमें उपस्थित होना। अगर गणित का पेशेवर बनना है तो ऐसी सेमिनार में, ऐसी जो वो आपकी लगती है वर्कशॉप लगती है, तो जा सादा भेजना चाहिए मैथ के टीचर को। तो जा भाई जा, वहां के कुछ सीख। ठीक, शिक्षण अधिगम के साधनों को विकसित करना चाहिए, टीएलएम के जा सादा साधनों को विकसित करना चाहिए, ये भी सही है आपका। अपने और दूसरे विद्यालय के गणित के शिक्षकों के साथ न्यूनतम वार्तालाप, ये नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये तो खड़ूस टीचर की निशानी है। अगर दूसरे के साथ ज्यादा वार्तालाप कर लूंगा तो मेरा ज्ञान उसके पास ज्यादा चला जाएगा। तो जितना हो सके ज्यादा डिस्कशन करना चाहिए, वार्तालाप करना चाहिए, ताकि जितना कम्युनिकेट करेगा कुछ उसका ज्ञान मेरे पास मिले, कुछ मेरा ज्ञान उसके पास मिले। तो इससे क्या काम होगा, जो गणित का जो शिक्षक है, ठीक है, उसके पेशे का ज्यादा विकास देखने को मिलेगा। ठीक है, तो कम से कम वार्तालाप नहीं करनी चाहिए। ठीक, तो ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, तो नेगेटिव हो जाएगा। तो नेगेटिव का भाई नेगेटिव। शिक्षक विकास के कार्यक्रम में भाग लेना चाहिए, यानी जो फैकल्टी डेवलपमेंट होती है उसके कार्यक्रम में भाग लेना चाहिए। ठीक है, तो आंसर थर्ड आंसर यहां पर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ गया, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप लोग। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सा संख्याओं यानी नंबर्स का प्रकार और उपयोगिता नहीं है। बेसिकली क्वेश्चन 2 बार आपके एग्जाम में है, और 2 बार सिर्फ आपका यही आया क्वेश्चन आपका कि कौन सा नंबर यानी संख्याओं का प्रकार आपका नहीं है। ठीक है, तो बेसिकली देखिए 3 प्रकार के आपके नंबर है जो आपके दिए होते हैं।
एक होता है आपका कार्डिनल नंबर, जो आपके बेसिक नंबर होते हैं 1 2 3 4 आपके इन्फिनिटी तक, जो आपके कार्डिनल नंबर होते हैं। दूसरे होता है जो आपके ऑर्डिनल नंबर होते हैं, जो आपके ऑर्डर में होते हैं, जैसे आपके जो फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, ठीक है। ये आपके ऑर्डिनल नंबर होते हैं जो आपके ऑर्डर में आपके दिए होते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई क्लास में फर्स्ट आ गया तो उसके लिए फर्स्ट लगा देंगे, सेकंड आ गया तो सेकंड लगा देंगे। तीसरा हो गया आपके नॉमिनल नंबर, ठीक है, जो किसी पर्टिकुलर नंबर के लिए यूज किए जाते हैं। जैसे कोई होटल का नंबर है तो उसके लिए होटल के नंबर के लिए यूज किया जाएगा, कोई गाड़ी का नंबर है तो उसके लिए इस नंबर का यूज किया जाएगा, तो आपके नॉमिनल नंबर। एक क्वेश्चन मुझे आपसे पूछना है, एक मैथमेटिशियन थे रामानुजम, ठीक है, तो इन्होंने एक नंबर दिया था, ये क्वेश्चन आपके सीटेट के एग्जाम में पूछा गया था। इन्होंने जो नंबर दिया था उस नंबर का क्या नाम था, कमेंट बॉक्स में बताओ। देखो आपको इस नंबर की नॉलेज है या नहीं है, ये बड़ा यूनिक नंबर है, ठीक है। तो देखता हूं आपको इस नंबर की नॉलेज है या नहीं है, ठीक है। तो ये कार्डिनल नंबर, ऑर्डिनल नंबर और नॉमिनल नंबर, ये आपके नंबर के प्रकार है, एस्थेटिक नंबर नहीं होता कोई। तो ये आंसर आपका गलत हो जाएगा, और गलत ही हमसे पूछा था कौन सा नहीं है, तो थर्ड आंसर यहां पर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। बताओ भाई, रामानुजम ने जो नंबर दिया था, और किसी को उनकी स्टोरी पता हो तो शायद वो भी बता देना, क्या उनकी स्टोरी रही है उस नंबर के पीछे। कमेंट पीछे अभी बताओ, लोग कमेंट ही देखता हो तुम्हारा इस बार। 1729, वाह भाई, कुछ तो है सही पढ़ने वाले। अच्छा, 1729 की कुछ विशेषता हो तो वो भी बता दो। अगला क्वेश्चन देखिए, सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया कि प्राथमिक स्तर पर गणित की अच्छी पाठ्य पुस्तक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। तो मैथमेटिक्स की जो आपकी टेक्स्ट बुक होती है, वहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जो मैथमेटिक्स की जो पुस्तक होती है, जो बुक्स होती है, वो कैसी होनी चाहिए, वो आपकी लचीली होनी चाहिए, बच्चे के आपकी मानसिक क्षमताओं के अकॉर्डिंग आपकी होनी चाहिए, उसमें जेंडर वाइज नहीं देखने को मिलना चाहिए, उसका जो कंटेंट होना चाहिए वो बहुत अच्छा आपका कंटेंट उसके अंदर होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके की विशेषता आपकी मैथ्स की टेक्स्ट बुक के अंदर आपकी देखने को मिलनी चाहिए, ठीक है। हाँ, आप सारे के सारे देखने को मिलते रहेंगे, ठीक है। चलो भाई, अब देखते हैं इसमें कि कौन सी उसकी विशेषताओं का आपका लक्षण है। अवधारणाओं का संदर्भों के साथ परिचय होना चाहिए, यह भी बिल्कुल सही बात है। जो कंसेप्ट उसके साथ दिए हुए संदर्भ के साथ परिचय होना चाहिए। मान लो कोई कंसेप्ट दे दिया मैथ्स की टेक्स्ट बुक के अंदर, एडिशन का दे दिया, तो संदर्भ के साथ परिचय हो, उसके रियल जीवन से कनेक्ट करके उसके साथ जोड़ना चाहिए उसको, ठीक है। तो पहला ऑप्शन उसके साथ सही है। जिस बात को इंसेप्ट 2005 कहता है कि जो आप बच्चों को स्कूल के अंदर पढ़ा रहे हो, क्लास के अंदर पढ़ा रहे हो, उसके दैनिक जीवन से, डेली की एक्टिविटीज से कनेक्ट करके आप लोग उसको पढ़ाइए। तो वही ऑप्शन यहां पर उसको दिया हुआ है, पहला ऑप्शन आपको, ठीक है। और जो यहां पर एग्जाम्पल दिए जाने चाहिए वो कॉन्क्रीट शेप में होनी चाहिए, यानी कि मूर्त अवस्था से अमूर्त अवस्था की फॉर्म में देनी चाहिए, जो बच्चे की जो आपकी टेक्स्ट बुक होनी चाहिए। अभ्यास कराने के लिए इसमें केवल बहुत से प्रश्न होने चाहिए, ये इसकी विशेषता नहीं होनी चाहिए। ये आकर्षक और रंगीन होनी चाहिए, आकर्षक और रंगीन होने से कोई मतलब नहीं है। अवधारणाओं का परिचय मानक कलन विधि हो। देखिए, मानक कलन विधि मैंने क्या बताई थी, आपका नेगेटिव आपका ऑप्शन होता है, जहां पर किसी समस्या को, किसी काम को करने का जो एक ही तरीका बार बार रिपीट किया जाता है, इनके द्वारा किया जाता है, ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा, सिर्फ पहला ऑप्शन आपका यहां पर सही हो जाएगा। बढ़ते अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखते हैं क्या दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन आपका, एक विद्यार्थी गुणन पर, ठीक है, किस पर, मल्टीप्लीकेशन पर। तो एक विद्यार्थी मल्टीप्लीकेशन पर समस्या को निम्नलिखित रूप से हल करता है। कैसे करता है गुणन को, अब देखो यहां पर मल्टीप्लाई करनी थी इनकी आपस में, ठीक। तो 35 की मल्टीप्लाई 23 से करनी थी, तो बच्चे ने देखो इसकी मल्टीप्लाई कैसे करी। अब मल्टीप्लाई करनी कैसे करी कि 5 दिया 15, और 15 के बाद हासिल का लगा 1, 3 दूनी 6 और 1 7। तो एक बच्चे ने मल्टीप्लाई इस तरीके से कर दी। क्या उसने मल्टीप्लाई सही करी है या नहीं करी? अरे गधो, इतना हल्का सवाल नहीं आएगा। यहां पर बच्चे ने जो गलती करी है उससे संबंधित क्वेश्चन आपके लिए बने हुए हैं, ठीक है। कुछ लोग खुश हो गए होंगे, वाह इतना बढ़िया सवाल आ गया। तो बच्चे ने जो गलती करी है इस तरीके की, अब यहां पर यह क्वेश्चन पूछा है कि इस तरीके की जो गलती करी है, त्रुटि करी है, इसका अतिप्राय कारण क्या हो सकता है। अब बच्चे ने बेसिकली जो मल्टीप्लाई करी है ये तो गलत करी है, तो गलती की वजह क्या है, बच्चे ने इस प्रकार की गलती करी क्यों है, वो आपको बताना है। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए, टीचर्स के लिए जो बनने वाले हो, ठीक है। तो पहली बात तो ये है कि जो गलतियां होती है क्या होती है, बड़ी महत्वपूर्ण होती है। ये वाला काम मत कर देना कि गलती कैसे कर दी और उसके बाद बना दिया उसको मुर्गा, या कर दिया उसके हाथ खड़े, या तोड़ दिया उसके गट्टे हाथ के, ठीक है। वरना आपके गट्टे आपके अधिकारी तोड़ देंगे, ठीक है। ये काम बिल्कुल मत कर देना।
टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का एक बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा होती है जो बच्चे की गलतियां होती है। बच्चे की गलती एग्जैक्ट उसी टाइम पर नहीं सोल्व करनी चाहिए आपको, जब बच्चा गलती कर दे उसके बाद उसकी गलती का समाधान करना चाहिए आपको, ठीक है। जब तक बच्चा गलती नहीं करेगा, जब तक टीचर को पता कैसे चलेगा कि बच्चा गलती कहां कर रहा है, ठीक है, बाद में समाधान करना चाहिए। अब बताइए बच्चा जो गलती कर रहा है किस वजह से कर रहा है। विद्यार्थी 10 तक के पहाड़ों को पुनः स्मरण करने में असमर्थ है, गलत। विद्यार्थी ने योग की जो कलन विधि है, एल्गोरिथम मेथड है जो आपका एडिशन का, उसको गुणन में अति विस्तारित कर लिया है। अब आप लोग सिंपल सी एक बात देखो यहां पर, अब बच्चे ने क्या काम करा, बच्चों को एडिशन आता है और बच्चों को जो एडिशन आता है बच्चे ने वही वाला काम कर दिया जो एक टीचर करता है। वर्कशीट दे दी, एडिशन वाले सवाल दे दिए, ले बेटा इसको भी घर से करके ला, ये इसको भी घर से करके ला, और एडिशन वाले सवाल अच्छी खासी मात्रा में कर दिए। अब बच्चों को जब मल्टीप्लाई वाला सवाल दिया, मल्टीप्लीकेशन वाला सवाल दिया, वो भी उसने एडिशन वाली फॉर्म में कर दिया। इसको भी इसने क्या काम कर दिया, ले बेटा तू भी याद करेगा मास्टर साहब, सीधा मैंने एक ही लाइन में खत्म कर दिया। तो बच्चे ने क्या काम करा, योग की जो कलन विधि है, ठीक है, कलन विधि, एक ही समस्या को जब बार बार एक ही तरीके से करा जाता है तो आपकी कलन विधि एल्गोरिथम मेथड, जिसको मैं क्या बताता हूं, जो आपका नेगेटिव होता है, क्या होता है, नेगेटिव होता है, इसको कभी आपको नहीं कराना। तो योग की कलन विधि को उसने गुणन में अति विस्तारित कर दिया, ठीक है, तो ये काम कर दिया उसने। मल्टीप्लीकेशन में उसने एडिशन को ऐड कर दिया, तो ये गलती बच्चे ने कर दिया, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड आंसर यहां पर आपका सी हो जाएगा, ठीक। तो बढ़ते अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है, इसके ऊपर एक बार नजर डाल लेते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ गया, अगले क्वेश्चन के ऊपर एक बार नजर डालते हैं। हाँ भाई, अभी तक रामानुजम के ऊपर हो। अगला क्वेश्चन सामने स्क्रीन पर है कि नीचे दिए गए, थोड़ा नीचे कर लो इसे, कि नीचे दिए गए दो कथनों को पढ़ो। कि पहला दिया हुआ है, एक अभिकथन दिया हुआ है, एक असर्शन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है आपको, और कारण दिया हुआ है, और इनको चिन्हित किया गया है। अभिकथन क्या है आपका, कि गणित का जो पाठ्यक्रम है, गणित का जो करिकुलम होता है, उसको सुसंगत होना चाहिए, ठीक है, क्या होना चाहिए, उसको सुसंगत होना चाहिए, उसको लचीला होना चाहिए, और बच्चों की आवश्यकता के अनुसार उसको होना चाहिए, किसको, गणित के पाठ्यचर्या को, ताकि उसमें बदलाव किया जा सके। तो पहला तो क्या है आपका, बिल्कुल सही है अभिकथन। ऐसा क्यों, इसका एक कारण दिया हुआ है। कारण क्या है, विद्यार्थी देख सकते हैं कि कैसे एक गणितीय विचार मत दूसरों के साथ जुड़ता है और इस प्रकार वे नई समझ एवं कौशल को विकसित करने में समझ होते हैं। भाई गणित का जो एक विचार है वो दूसरे के साथ भी जुड़ा होता है। जैसे मान लो अगर किसी ने एडिशन सीखा, मल्टीप्लिकेशन सीखा, और जब वो किसी कैलकुलेशन को और आगे बड़ी वाली को करता है तो उसके साथ भी कनेक्ट करता है वो। तो गणित का जितने भी आपके विचार होते हैं वो किसी दूसरे के साथ जुड़ते हैं। बेसिकली गणित एक ऐसा सब्जेक्ट है जो दूसरे के साथ भी जुड़ा होता है, जैसा आपका साइंस के साथ जुड़ा होता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका, ये कारण आपका दूसरा आपका सही हो जाएगा कि गणित की इसलिए पाठ्यचर्या आपकी सुसंगत होनी चाहिए, आपकी सही हो जाएगा आपका, ठीक है। अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया कि गणित की जो पहेलियां होती है, क्या होती है, गणित की जो आपकी पहेलियां होती है, पजल्स होती है, उसका उद्देश्य किसको बढ़ावा देना है। आप लोग देखोगे एनसीईआरटी की बुक्स के अंदर पहेलियां दी हुई है, पजल्स दी हुई है। तो पजल्स के माध्यम से क्या होता है, बच्चा इंटरेस्टिंग तरीके से सीखता है। तो उन पजल्स का क्या उद्देश्य होता है वो आपको पूछा है। ड्रिल और अभ्यास कराना, तो ड्रिल एंड प्रैक्टिस क्या बताया मैंने आपका, ये आपका नेगेटिव वर्ड होता है, ये आपको बच्चों को नहीं कराना। गणित में बच्चों को रुचि के लिए कराया जाता है, ये भी सही है भाई आपका, ताकि बच्चा इंटरेस्ट लेकर मैथमेटिक्स को सीख सके। उसके अलावा समस्या समाधान कौशल विकसित करने के लिए कराया जाता है, ये भी सही है। कलन विधि, एल्गोरिथम मेथड, एल्गोरिथम मैंने क्या बताया था आपका नेगेटिव होता है, तो ये नेगेटिव आपका वैसे भी होने सारा क्या हो जाएगा आपका, ए बी और सी आपका आंसर यहां पर सही हो जाएगा, ठीक है, बी और सी सही हो जाएगा। क्या काम करो, जो आपको नोट्स दे रखे हैं उसके अंदर आप लोग जाकर प्रैक्टिस करो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर की, और लगभग आपको इसी तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे आपको अपने एग्जाम के अंदर भी, ठीक है, और प्रीवियस ईयर के आपको क्वेश्चन पेपर के अंदर भी। बस जितना ज्यादा हो सके प्रैक्टिस करो, ठीक है, बिना प्रैक्टिस के कुछ बात नहीं बनेगी। आपके मैथ्स के अंदर कहा जाता है ना कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो वही वाला काम आपको करना है, प्रैक्टिस ज्यादा मैथ्स के अंदर अब आपको करनी है। चलिए फ्रेंड्स, कल मिलता हुआ 8 बजे किसी और दूसरी आपकी जबरदस्त क्लास के साथ। तब तक आप लोग अपना पढ़ते रहना, ध्यान रखना, गुड नाइट, टेक केयर।